कहूँगा मैं अपना वहाँ पर जाकर के अपना जो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रोजेक्ट। ये है हमारा गांव हल्दोड़ू, छोटा सा गांव है, 4-5 परिवार हमारे इस गांव में रहते हैं। ये ग्राम पंचायत मटेला का जो है तोक विलेज है। तो जो टर्की हमने अपने फार्म पर दिखाई थी उसी के ये अंडे हैं और इसका जो तेल होता है इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से जो है ये अच्छा माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के इस नए ब्लॉग में। और मैं विनोद नेगी, उत्तराखंडी बैदरो पौड़ी गढ़वाल से। आप जहां पर भी होंगे आप कुशल से होंगे और आपकी कुशलता की हम कामना करते हैं। आपको दिखाता हूं मैं आज अपने गांव के पास का अपना मार्केट। ये है बैदरो बाज़ार। और अगर बैदरो बाज़ार की भौगोलिक बनावट आप देखेंगे तो ये पूर्वी नयार है जो आप देख रहे होंगे। ये पूर्वी नयार है और ये दूधातोली से इसका उद्गम है। ये थैलीशेन ब्लॉक के कई गांवों को जो है जोड़ते हुए जो है ये बैदरो के पास से निकलती है। और बैदरो के पास आप देखेंगे तो ये पूर्वी नयार। और ये कभी जब बरसात में बहुत विकराल रूप में आती है, बहुत जो है ये अपने साथ बहुत जो है भयंकर रूप में आते हैं। तो ये आपको दिखाई देगा बैदरो। बैदरो का ये PM श्री राजकेंद्र कॉलेज। और उसके पिछली तरफ आप देखेंगे तो वहाँ पे दरियादेव मंदिर। और ये दरियादेव मंदिर दरिया बैजरो यहाँ की ग्राम पंचायत है, दरिया बैजरो। तो इसीलिए दरियादेव के नाम पे ही दरिया ग्राम पंचायत इस ग्राम पंचायत का नाम है। और आप इधर तरफ देखेंगे तो यहाँ पे लोक निर्माण विभाग का कार्यालय है, जहाँ पे कि अधिशासी अभियंता बैठते हैं। और इसके ठीक सामने जो है लोक निर्माण विभाग का अतिथि विश्राम गृह सामने है। ये बैजरो पुंगीधार जो राजकीय राजमार्ग है, ये लोक निर्माण विभाग का जो यहाँ पे क्वार्टर्स है वो है। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। ये वाली रोड जो जाती है ये पुंगीधार को जाती है बैजरो से, जिसमें कनेरा, चौखाल, मंसारी, जगतपुरी होते हुए आप जो है नागचूला होते हुए आप चमोली गैरसैंण भी निकल सकते हैं। और इसी के पास है हमारा गांव ग्राम हल्दोड़ू चोपड़ी, विकासखंड बीरू कालका। तो दिखाऊंगा मैं अपना वहां पर जाकर के अपना जो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रोजेक्ट की कुछ जो हमने किया है उसके बारे में बताऊंगा। तो बने रहिए इस ब्लॉग में हमारे साथ अंत तक। बैजरो के पास और ये जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास से जाता है हमारे गांव के लिए रास्ता। तो बने रहिए हमारे साथ। से ठंडी हवा पंछी पड़ो घोला, चिट्टे गणी लुके दिनी तो गुलाबी थोला। यूं मसे ठंडी हवा पंछी पड़ो घोला, चिट्टे गणी लुके दिनी तो गुलाबी थोला। तेरी मेरी जोड़ी कमला क्या भल लगेली भलीला। तेरी मेरी जोड़ी कमला क्या भल लगेली भलीला। अरे हिट दा गड़ी कमला मुन शर्म म्योरो बंगला। तेरे मुलु मुलु हसाना अब बसी गो म्योरो मनला। हिट दा गड़ी कमला। ये हमारा पॉली हाउस है और इसमें इससे पहले हमने सब्जी लगाई थी, लेकिन अब ये है हम मटर के लिए इसको तैयार कर रहे हैं। ये पॉली हाउस है हमारा और इसमें हम अब मटर की तैयारी करेंगे। तो इसमें जो है मटर बोई जाएगी। इससे पहले सब्जी थी, इसमें हमने टमाटर वगैरह बोया था। ये वर्मी कंपोस्टिंग हमारी जो है सप्लाई के लिए तैयार है। तो और इसमें फिर वर्मी कंपोस्ट है, इसकी पैकेजिंग होगी और फिर सप्लाई देंगे। तो ये तैयार है। ये है हमारा गांव हल्दोड़ू, छोटा सा गांव है, 4-5 परिवार हमारे इस गांव में रहते हैं। ये ग्राम पंचायत मटेला का जो है तोक विलेज है। यहीं से जाएंगे अपने घर।
बैजरों के पास से ये पैदल रास्ता है और यहीं से आप माँ भगवती कालिंका का ये पैदल ट्रैक है। यहीं से आप तनकिला, उखलू तनकिला, चूरकोट, जोगीमढ़ी होते हुए आप यहीं से माँ भगवती कालिंका के इस पैदल ट्रैक पर जा कर के आप माँ भगवती कालिंका के दर्शन भी यहाँ से कर सकते हैं। और ये है टर्की फार्म, जिसमें कि हमने कुछ टर्की रखे हैं, 3 टर्की। दूध के जो मदर प्लांट हैं और इन्हीं से हम और जो है इसी से नर्सरी तैयार करते हैं। तो ये हाइब्रिड सहतूत है, तो इसी से हम जो है चारा प्रजाति के लिए इससे जो है ग्राफ्ट तैयार करते हैं। तो ये मदर प्लांट भी हमारे पास है सहतूत के। हमारे गांव का जो है पौराणिक जल स्रोत पंजेरा, और आजकल इसमें पानी है लेकिन ये धीरे धीरे कम हो जाएगा फिर, लेकिन बरसात में काफ़ी पानी इसमें रहता है। तो ये हमारा फार्म, और ये हमारे घर के पास एक गेट है, तो आपका स्वागत है। और ये भी हमने बिल्कुल बेल डाल करके बनाया है। एक वाटर हार्वेस्टिंग टैंक, बरसाती पानी का ये स्टोरेज, 3000 लीटर पानी इसमें हमारा स्टोरेज रहता है। और 3000 लीटर पानी इसमें रिजर्व पर रहता है। ये 2 वाटर हार्वेस्टिंग टैंक। तो चलो आपको ले चलता हूँ मैं अपने फार्म की तरफ। जब भी हम कोई भी खेती करते हैं तो उसमें विशेषकर हमें फूलों की खेती को भी अपनाना चाहिए, क्योंकि फूलों की खेती से एक लाभ होता है कि जो भी कटवा कीट होते हैं वो फसल में नहीं जाते, वो इन फूलों पर उलझे रहते हैं। तो जब भी हम खेती करें उसके बाहर जो है हमें फूलों की खेती ज़रूर करनी चाहिए। दिखाता हूँ मैं आपको अपने फार्म पर सफ़ेद तिल की खेती। और सफ़ेद तिल खरीफ सीज़न की फसल है। अक्सर इसको मई और जून में बोया जाता है और ये अक्टूबर और नवंबर के प्रथम सप्ताह तक पककर तैयार हो जाता है। तो सफ़ेद तिल की जहाँ तक बात करें, सफ़ेद तिल जो है इसमें जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा उपयोगी माना जाता है सफ़ेद तिल। और इसका जो तेल होता है इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से जो है ये अच्छा माना जाता है, और विशेषकर हार्ट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है सफ़ेद तिल। और पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत से किसान सफ़ेद तिल की खेती करते हैं। हम भी इसको संरक्षित खेती है ये तिल की, क्योंकि इसको जंगली जानवरों में बंदर बहुत कम इसका नुकसान करता है। और इसके बहुत अच्छे लाभ जो है दिखते हैं सफ़ेद तिल के। तो सफ़ेद तिल का प्रयोग बहुत डॉक्टर्स भी जो है सफ़ेद तिल के उपयोग की सलाह देते हैं। तो बहुत अच्छा ये तिल माना जाता है। इसकी जो खल होती है ये जानवरों के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है। एंटीऑक्सीडेंट इसमें पर्याप्त मात्रा में होते हैं। सफ़ेद तिल में जो है फाइबर होने की वजह से इसको पाचन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें फाइबर होता है और पाचन तंत्र को मजबूत करता है। सफ़ेद तिल का अक्सर मांसपेशियों के लिए भी उपयोगी माना जाता है, क्योंकि मांसपेशियों के लिए इसमें जो मैग्नीशियम जैसा तत्व और हड्डियों के लिए कैल्शियम जैसा जो तत्व है वो पर्याप्त मात्रा में इसमें पाया जाता है। तो सफ़ेद तिल का एक दिखा रहा हूँ मैं आपको ये खेती अपने फार्म पर। आप तो दिखोल में यहाँ पर फार्म पर जो पहाड़ी गोल मूला जो एक पहाड़ में बहुत ज़्यादा मांग छवि
और 30-40 रुपये किलो आराम से ये गोल मूला पहाड़ी बिक जाता, वो हमारे फार्म पर बुत्यू और एक छटे करना चाह आजकल हम। और ये है हमारा दूसरा पॉली हाउस। इसके अंदर साइड हमने जो है गहत बोई है, दालें बोई हैं, और बाहर साइड फिर हम इसमें जो है फूलों की खेती की है, ताकि जो भी कटवा कीट हैं जो फसलों को नुकसान करते हैं वो इन पे उलझे रहते हैं। आप देखेंगे तो, और ये हर किसान को जो है जाल खेती इसको कहते हैं, किसानों को इसको करना चाहिए, क्योंकि जो फसल के पे कीड़े लगते हैं, कटवा कीट होते हैं, वो इन फूलों पे उलझे रहते हैं और फसल सुरक्षित रहती है। तो दिखाता हूँ मैं आपको अपना दूसरा पॉली हाउस, जिसमें कि फिर हम तैयारी कर रहे हैं। खीरा इससे ले चुके हैं, मार्केट में बेच चुके हैं, और उसके बाद फिर हम इसमें तैयारी कर रहे हैं मटर की। तो ये वाला है दूसरा पॉली हाउस, और इसमें हमने खीरे की फसल ली है, जो कि मार्केट में निकल चुका है खीरा। और इस पर आप देखेंगे तो मल्चिंग सीट हमने बिछाई है, इस पर हम फिर अब मटर की तैयारी करेंगे। इस पर खीरा जो है मार्केट में हम बेच चुके हैं, और ये शुद्ध जो है कह सकते हैं पहाड़ी खीरा। और वर्मी कंपोस्टिंग हमारे पास पर्याप्त है, इसलिए हमें किसी प्रकार से भी इस पर जो है जो रासायनिक खादों का प्रयोग हमें नहीं करना होता, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त वर्मी कंपोस्ट है, तो उसका हम पूरा उपयोग करते हैं। और आपको दिखाता हूँ कि इस साइज़ का खीरा इस पे लगा था, और सारा खीरा मार्केट में बेच चुके हैं। इसके बाद हम इस पे अब मटर बोएंगे। इसमें हमने मल्चिंग सीट बिछाई है, ताकि खरपतवार जो होगा तो वो नष्ट हो जाएगा और हमें फिर कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस पे फिर मटर जो तैयार होगी, ये अक्टूबर अंतिम सप्ताह और दीपावली दशहरे पे अच्छा रेट मार्केट में मिलता है, तो यहाँ से फिर हम मटर की सप्लाई देते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पे दिखा दो मैं आपको खीरा, और एक प्लांट पे लगभग 30, 40, 50 खीरे लग जाते हैं इस तरह से। और अब ये लास्ट फसल हम इससे लेंगे, और इसके बाद इनको हटा करके फिर हम इस पे मटर की बिजाई करेंगे। तीन चार तोड़ान हम इस खीरे का ले चुके हैं इन प्लांट से। तो अब ये अंतिम जो फसल है इस पे लास्ट है, और पौधे भी ख़राब होने शुरू हो गए हैं। तो और अब दिखाता हूँ मैं आपको अपने इंटीग्रेटेड फार्मिंग के एक और दूसरे पार्ट में, जो कि हमारा ये फिश टैंक है। एक तरह से ये वाटर हार्वेस्टिंग टैंक हमने बनाया था, और इसमें लीकेज थी तो हमने इस पर प्लास्टिक डाल दिया, और इस पर जो है पानी इस पर स्टॉक करते हैं, और इसमें कम से कम 50,000 लीटर पानी इस पर हमारा वर्ष भर रहता है। विशेषकर हमें पानी की कभी भी कोई भी किल्लत नहीं होती, क्योंकि हम तैयारी करते हैं पहले से पानी की, और अपने पास ये पर्याप्त पानी है। और इसी पे जो हमने मछली डाल रखी हैं ग्रास कार्प, जो कि सिर्फ घास जिनको डालते हैं, जो घास हम जानवरों को खिलाते हैं, पशुओं को खिलाते हैं, वही घास इनको खिलाते हैं, और इसी पे हमने पाल रखी हैं। कम से कम इसमें अभी 1.5 किलो के करीब वज़न की इसमें मछली हैं ग्रास कार्प, पर सिर्फ घास खाती हैं। और ये ग्रास कार्प जो मछली है, ये पानी की भैंस इसको कहा जाता है, क्योंकि ये भी वही घास खाती है जो भैंस खाती है। और इसमें जो ग्रास कार्प डाली है हमने, तो इसके दोहरा लाभ हमें मिलता है। एक तरफ इसमें मछली पालन भी है, और दूसरी तरह इसी से जो है ये पानी हमारा इस पॉली हाउस के लिए भी पर्याप्त होता है। जो नीचे हमारे ये प्लांट लगे हैं, जिसमें कि अमरूद है इधर, और पल्लम है, आड़ू है, ये संतरा है, इन सब के लिए पानी इसी टैंक से सप्लाई होता है। और जो मछली का तालाब का पानी होता है, उसमें काफ़ी जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो पानी सब्जी हो या फलदार पौधे हों, उनके लिए अच्छा माना जाता है। तो ये पूरा पानी, इसमें मछलियाँ भी पाली जा रही हैं, वाटर मैनेजमेंट भी है, और साथ साथ इसी से हम जो है सिंचाई भी इसी से करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पानी की बहुत कमी होती है, लेकिन इसके लिए हमें पूर्व से तैयारी करनी होती है, क्योंकि जब
मई और जून में पानी की बहुत किल्लत पहाड़ में होती है, तो उस समय हम क्या करते हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च तक जो है अपना ये पूरा टैंक जो है इसमें पूरा पानी जो है जमा करते हैं, स्टॉक करते हैं, और फिर ये हमारा मई और जून में पर्याप्त हमारे पास पानी रहता है। तो जो टर्की हमने अपने फार्म पर दिखाई थी उसी के ये अंडे हैं, और अंडे बहुत छोटे होते हैं, इतने बड़े नहीं होते जितना पक्षी होता है, लेकिन उसके अंडे मुर्गी से बहुत छोटे होते हैं। और ये टर्की फिर जो है इन्हीं से बच्चे निकालेंगे। जब भी हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात करते हैं या बहुउद्देशीय कृषि की बात करते हैं, तो उसमें पशुपालन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना पशुपालन के हम खेती नहीं कर सकते। यदि हम जैविक खेती की बात करते हैं तो उसके लिए पशुपालन बहुत ज़रूरी है, और ये हमारा पशुपालन है अपने फार्म पर, जिसमें हमारे पास भैंस हैं और गाय हैं। तो इससे गोबर जो है, इससे वर्मी कंपोस्टिंग हम तैयार करते हैं, यहाँ से वर्मी कल्चर भी सप्लाई करते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग भी हमें खेती के लिए ज़रूरत पड़ती है, और दूध की ज़रूरत हर परिवार को होती है गांव में। तो जब तक हमारे पास पशुपालन नहीं होगा तो हम खेती की बात नहीं कर सकते, विशेषकर जैविक खेती की बात नहीं कर सकते। तो एकीकृत कृषि में पशुपालन का होना बहुत ज़रूरी है, और पशुपालन यदि हमारे पास है तो हम फिर अलग अलग पार्ट में कुछ न कुछ लाभ ले सकते हैं। यदि हमें सब्जी उत्पादन में किसी तरह से नुकसान होगा या तो फिर मछली पालन से हमें लाभ मिलेगा। यदि मछली पालन से नुकसान होगा तो हमें फिर सब्जी या पशुपालन से लाभ मिलेगा। विशेषकर गोबर से हम जो वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं, वर्मी कल्चर तैयार करते हैं, उसका हमें अलग से लाभ होता है। इसके साथ हम यदि मुर्गी फार्मिंग करें या टर्की फार्मिंग करें तो इसका बहुत अच्छा लाभ होता है। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग में इन्हीं बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि हम उद्यानीकरण के साथ साथ कृषि करें, पशुपालन करें, वर्मी कल्चर है, वर्मी कंपोस्टिंग है, फिशरीज है। तो इन सब को एक साथ जोड़ करके यदि हम काम करेंगे तो कहीं ना कहीं जो किसान को लाभ होगा, और किसान इसका लाभ उसको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि अगर एक जगह से नुकसान होगा, किसी तरह से फसल को नुकसान होगा, तो पशुपालन से उसको लाभ होगा, सब्जी उत्पादन से लाभ होगा, या फिर मछली पालन से लाभ होगा, मुर्गी पालन से लाभ होगा। तो हमारा यही संदेश है कि जो भी किसान हैं गांव में, वो पशुपालन के साथ पशुपालन को बढ़ावा दें, और पशुपालन के साथ साथ जो है दूध एक अच्छा व्यवसाय के रूप में, दूध की आज डेयरी बहुत लोग करते हैं। तो पशुपालन में बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास पशुपालन होना चाहिए, तब जाकर के हम एकीकृत कृषि विकास की बात कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात कर सकते हैं। अगर हमारे पास पशुपालन नहीं है तो हम किसी भी तरह से जो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग के उस सपने को पूरा नहीं कर सकते। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग का ये ब्लॉग यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि फिर पहुंचेगी आपके पास ऐसी एक जानकारी के साथ एक नया ब्लॉग। तब तक के लिए धन्यवाद।